Meet teaching time. Meet teaching time. Not supported in this document. Speech mode off. ऐसा करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग निकालो जिनके जिनके पास है। और रीना तुम तो हार्ड कॉपी ही से पढ़ना, क्योंकि जब तुम्हारे पास किताब है तो कहीं के लिए स्क्रीन पे आके लगाती रहोगी, तो तुम ही पढ़ दो शुरुआत। हाँ, और गर्ल्स तुम जितने लोग जुड़े हुए हो, आप लोग रोक करके भी ऐसा करना रीना, जब एक पैराग्राफ खत्म हो जाए तो रुक जाना, फिर उस पैराग्राफ पर बात कर लेंगे, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से उपन्यास जो है ना समझ आना शुरू हो जाए। मैम यहाँ से पढ़ना है। स्टार्टिंग में इसमें दिया है जन्मपत्री बंटी की मन्नू भंडारी का वक्तव्य। हाँ, तो इससे पहले और क्या लिखा है? मनु भंडारी जी के जीवन के बारे में क्या लिखा है? नो मैम, यही से स्टार्टिंग है, जन्मपत्री बंटी की, ठीक है, मन्नू भंडारी का वक्तव्य। तो इससे पहले कि तुम पढ़ना शुरू करो, मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता देती हूँ। मुझे याद नहीं है कि इस पर जन्मपत्री पर वीडियो बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि अब मैं तो पढ़ा के क्लास में बना के डाल देती हूँ, फिर मैं तो खुद अपनी बात को सुनने नहीं जाऊंगी ना, तो ध्यान नहीं रहता, साल भर हो गया। तो इसमें जो जन्मपत्री बंटी की, आप देखोगे कि जो बंटी हमारे सामने एक नायक के रूप में आने वाला है, सिर्फ वही नहीं है, यहाँ पर बंटी जैसे और लड़के लड़कियां भी हैं। जन्मपत्री का मतलब है कि जब लेखिका के मन में ऐसे बच्चों की समस्या घर करने लगी, उनके प्रति संवेदनाएं और कुछ कहने की बेचैनी अंगड़ाई लेने लगी। कैसे जन्म हुआ बंटी का, किन बातों से हुआ, किन घटनाओं से हुआ, तो वो सब बता रहे हैं कि जो बंटी जैसे बच्चे हैं, जो बंटी बनकर ही रह जाते हैं, बस राजा बेटा बंटी मुन्ना बाबू ऐसे ही बन के रह जाते हैं, वो कभी ढंग से मैच्योर नहीं हो पाते, उन्हें वो परवरिश नहीं मिल पाती कि उनका अपना कोई निर्णय कोई सुनने वाला होता ही नहीं है, कि कोई उनका निर्णय सुने, उनकी इच्छा सुने, उनके अनुसार कुछ हो, वो कुंठा का ही शिकार हो जाते। तो इस तरह से के बच्चे जिनको कभी माँ का प्रेम मिलता है तो बाप के प्रेम से वंचित हैं, कभी बाप का प्रेम मिलता है तो माँ के प्रेम से वंचित हैं, ऐसे बच्चों की क्या स्थिति होती है, इसे बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से, बड़ी बारीकी से और बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से लेखिका ने देखा भी है और बताया भी है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि बंटी की जो जन्मपत्री है, कोई ये ना सोचे कि जो बंटी नायक के रूप में है सिर्फ उसी के बारे में लेखिका कहने वाली है। बंटी एक तरह से उन बच्चों का प्रतीक है जो प्रेम से उपेक्षित रहते हैं, कभी माँ के तो कभी पिता के, तो कभी अचानक दोनों से। ठीक है, बंटी एक नाम मात्र नहीं है। अब मैं बता दूं कि इस उपन्यास का नाम जो है आपका बंटी, हर कोई ये कहने वाला कोई नहीं कि बंटी मेरा है, हर कोई बंटी आपका है, आपका बंटी। किसी और को बंटी की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। शकुन के पास है तो उसके पिता अजय के लिए, अजय के पास है तो वो सोचता है कि मीरा देखभाल कर लेगी, जब मीरा से नहीं हो पाता तो हॉस्टल भेजा जाता है। इसी तरह जो जन्मपत्री इसमें बंटियों की है, तो उसमें भी ऐसी ही स्थिति है कि कहीं पर माँ दूसरी है तो कहीं पर पिता दूसरे हैं। अब माँ को तो बहुत लोग बदनाम कर देते हैं, सौतेली माँ है इसलिए ऐसा है, पर सौतेले पिताओं को कितनों ने देखा है कि बहुत अच्छी केयर और बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। तो सौतेली माँ तो कितना भी कर ले, उसको बुरी ही रहना है, क्योंकि
अपनी माँ नहीं, जिसको जिसको अपने माँ का प्रेम नहीं प्राप्त होगा, वो हमेशा यही सोचेगा कि अगर अपनी माँ होती तो ये भी कमी नहीं करती, वो भी कमी नहीं करती हो, अब वो चाहे 2 थप्पड़ भी मारती, कुछ भी करती, तो तब कोई सवाल नहीं उठता। इसी तरह सौतेले पिता भी तो ऐसा करना ही नहीं चाहते। कौन किसी के बच्चे की जिम्मेदारी लेता है? तब भी सौतेले पिताओं पर चर्चा नहीं होती। पर यहाँ पर हमें सौतेले माता पिता की बात नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ देखना है कि जो खुद सौतेले पिता या सौतेली माँ को बच्चे क्या स्वीकार कर पाते हैं? बच्चे नहीं कर पाते, वो बच्चे बंटी बनकर रह जाते हैं। तो ये है इस जन्मपत्री की शुरुआत। तो इस पूरे उपन्यास का एक तरह से आप यहीं से निचोड़ देखना शुरू करेंगे, और इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से अपने दिलो दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलकर अलर्ट होकर के पढ़िए। ध्यान रखिए कि आपको कहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो उसका निवारण साथ साथ करते जाइए, क्योंकि क्लास में जब अच्छे से पढ़ लिया जाता है तो बाद में ज्यादा मेहनत की फिर जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो पढ़ो रीना। यस मैम। वह बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही पी का फोन आया, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्टोरेंट की भीनी खुशबू में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वह अब एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए ये तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर वह देर तक यही बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वह वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2-1 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके असंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वह वहां से उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्म पत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। एक पैराग्राफ खत्म मैम हो जाए तो रुक एक जाना पैरा हो रीना। गया। हो गया? मैम हो गया एक पैरा। अच्छा, और लड़कियां भी जो भी पीडीएफ दिया था रीना ने, उसका पढ़ रही थी? नहीं पढ़ रहे थे? तो मतलब श्रीमद् भागवत कथा पुराण चल रहा है, और अगर तुम नहीं मैम पढ़ ओपन है। मैम रीना पढ़ रही थी तो बुक ओपन है हमारी। नहीं, रीना पढ़ रही थी तो वो तो रीना अब पढ़ रही थी, लेकिन तुम साथ साथ पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, ये बताओ। यस मैम, यस मैम। ओके, तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग साथ साथ उसे मिलाओ, क्योंकि साथ साथ अगर तुम भी ध्यान दोगे तो चाहे तुम भले मन में ही पढ़ो, ध्यान से जब उस कहानी को तुमने भी पढ़ा होगा, तुम भी ध्यान दोगे तो तुम्हारे मन में आएगा कि ये क्या चीज समस्या बताई जा रही है, कौन सी संवेदनाएं प्रस्तुत की जा रही है। तो आपको बताऊं कि जो ये पैराग्राफ है, यहीं से बंटी का एक तरह से जन्म होता है। ऐसा लगता है कि जो ये पी शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने, चाहे पी से किसी मित्र का नाम हो या पी, नाम नहीं बताना है तो कोई एक नाम हमने दे दिया है, पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो उपन्यास का नायक है बंटी, उसी की समस्या, उसी की कथा शुरू हो रही है, जिसमें जो बंटी के पिता हैं पी, वो ऐसे बता रहे हैं कि उसका वहां पर रहना ठीक नहीं है, वो वहां पर ऐसे रहेगा जैसे गैर जरूरी व्यक्ति हो, इसलिए उसको लेके आना है, और उनको बहुत लगाव है। लेकिन
लेखिका कहती है क्या आपको नहीं लगता ये गलत होगा? साल में 1-2 बार मिलने के अलावा आपका और क्या नाता है? आदमी सोचता है, पुरुष खास तौर से, पुरुष सोचता है कि बच्चे से साल में 1-2 बार अगर मिल लिया है, चाहे वो मान लो घर से अलग नहीं भी हुआ है, बाहर रहता है और आता है, तो उसके लिए कहीं खिलौने ले आता है, कहीं कपड़े ले आता है, कुछ पैसे दे देता है, उसके साथ हंस बोल लेता है, घुमा देता है, तो वो समझता है कि उससे बहुत लगाव है और उसकी कर्तव्य की पूर्ति हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। इससे बच्चे को खुशी तो मिलती है, जो प्रेम की एक रस्ता है उससे वो बाहर निकलता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, ये सही है। पर जो कर्तव्य होते हैं वो ऐसे थोड़ी होते हैं। माँ को क्या कर्तव्य होता है, एक एक मिनट का उसे पता होता है कि बच्चे की जरूरत क्या है, वो कब नहाएगा, कैसे पानी से नहाएगा, उसको कैसे कपड़े पहनाने हैं, उसका कैसे स्कूल में एडमिशन होगा, फिर उसकी पढ़ाई हो रही है ठीक से कि नहीं हो रही है, उसको पढ़ाई समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और बल्कि बचपन से कि कब उसको दूध पिलाना है, कब उसने अपने आप को गीला कर लिया है, कब किस तरह की जरूरत है, एक एक मिनट की जानकारी होती है। कर्तव्य ये होते हैं, इसको कहते हैं कि हाँ उसको पता है कि उसकी जरूरतें क्या हैं, उसको कब कैसा खाना देना है, कैसा उसकी सेहत के लिए ठीक होगा, उसे पसंद क्या है, एक एक चीज की जानकारी माँ को होती है। लेकिन पिता समझते हैं कि उसको खिलौने दिला दिए, उसको वो पैसे मांग रहा है तो पैसे दिला दिए, या उसके पसंद के कपड़े दिला दिए, या उसे कभी एक आध बार कहीं घुमा दिया, तो समझ लो उसने सब कुछ कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए लेखिका कह रही है कि अगर इसी नाजुक उम्र में वो वहां से उखड़ जाएगा तो जम नहीं पाएगा, उसकी एक एक जरूरत के बारे में दूसरों को कैसे पता होगा, नहीं होगा। थोड़ी देर तो खुश रहेगा, लेकिन बाद में फिर उन्हीं उदासियों में घिर जाएगा और अपनी जरूरतों के लिए वो बोलेगा तो मतलब कोई कितना समझ पाएगा, या फिर वो बोल ही नहीं पाएगा। अगर वो बोल ही नहीं पाएगा तो कोई कैसे समझ पाएगा। क्या जिस तरह से वो पला बढ़ा है, जिस तरह की उसकी आदत हुई है सोने की, खाने की, लेटने की, शरारत करने की, शैतानी करने की, मचलने की, एक एक चीज को कौन समझ पाएगा। तो क्या वो अपनी जड़ों से उखड़ नहीं जाएगा? क्या फिर दोबारा उसका वैसा ही विकास जो हो रहा था हो पाएगा? ये सारे सवाल लेखिका के मन में आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसी दिन बंटी उनके साथ चला आया। साथ क्यों चला आया? क्योंकि बच्चा तो जहां है वहां है, लेकिन बच्चे की समस्या, जो बच्चे के साथ हादसा होने जा रहा है, ऐसे अनेक बच्चे लेखिका के जहन में आए और उनको लगा कि ऐसे बच्चों के बारे में ये समाज, ये लेखक जगत खामोश है। बस इतना लिख करके रह जाता है कि सौतेली माँ मिली, जिससे के कारण उसके साथ क्या क्या बुरा व्यवहार हुआ। सौतेली माँ ने अच्छा भी किया हो तो भी कितना बुरा हो किया उसने। सौतेली माँओं की कहानियां लिख करके और वो अपनी आत्मतुष्टि कर लेते हैं कि उन्होंने बंटी जैसी बच्चों की समस्याओं पर बात कर ली है। और अगर बाप ने माँ को ठुकराया है, निकाला है, छोड़ा है, तो माँ ने उसके लिए ध्यान रखने के लिए, उसके जीवन को बनाने के लिए अपना खुद का बलिदान किया तो वो अच्छी थी, और नहीं किया तो बुरी थी। बस ये चीजें लिखते हैं लेखक। और अगर बलिदान कर भी दिया तो भी बच्चे में कौन कौन सी कमियां रही, क्या क्या हुआ, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। देता है तो यही देता है कि अरे माँ ने ही संस्कार नहीं दिए हैं। और अगर माँ चली गई, माँ किसी कारण से अगर उसको छोड़ा है, तब तो माँ बहुत ही उल्टा है, माँ की ही बारे में बुरा भला कहने में सारा ऊर्जा लगा देते हैं लेखक। लेकिन अगर माँ की डेथ हो गई है, वो उसकी मृत्यु हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, और पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो कभी पिता की थोड़ी बहुत बुराई कर दी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और बाकी सौतेली माँ की बुराइयां कर ली, और समझ लिया कि जैसे बच्चों का उद्धार हो गया। लेकिन इस पर कभी नहीं लेखक वर्ग ने ज्यादा ध्यान दिया कि
जो पिता परिवार में रहते हुए भी बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं और नहीं रखते अगर, तो उससे बच्चों को कैसा महसूस होता है। और जो बच्चे उसकी माँ को ठुकरा देते हैं, फिर बच्चे को अपना अपना करते रहते हैं, उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जो पिता दूसरी शादियां कर लेते हैं, माँ के पास अकेला छोड़ देते हैं, कभी अपना बना लेते हैं, कभी कुछ कर किसी परिस्थिति में, कभी किसी परिस्थिति में बच्चे को पलना बढ़ना पड़ता है, तो उनका विकास कैसे होता है। ये सारे सवाल हैं जो खामोश बने रहते हैं, इस पर मुंह नहीं खोलता पुरुष वर्ग, क्योंकि अगर उसने मुंह खोला तो वो खुद भी तो इन्हीं चीजों को करता है, और अगर नहीं करता है तो भी ना अनगिनत लोग उसकी बुराई करेंगे, उसको भला बुरा कहेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसकी रचना का विरोध करेंगे। ये भी कारण होता है, लेकिन ये कारण बहुत छोटा होता है। ज्यादातर तो यही होता है कि पुरुष अपनी ही कमजोरियों और कमियों के बारे में खुल करके लिखता ही नहीं है। लिखता है तो ऐसे इशारे में लिखता है कि वो सारा का सारा ठीकरा सौतेली माओ के सिर पर फोड़ दिया, बस हो गया। लेकिन मनु भंडारी एक तो ऐसी लेखिका हैं जो बिल्कुल निडर होकर के स्त्री समस्या पर उन्होंने कलम चलाई है। किसने क्या कहा इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। और दूसरी बात यह है कि जब वो खुद स्त्री हैं तो वो स्त्रियों के मनोभावों को भी उकेर सकती हैं और बच्चों को भी नजदीक से समझ सकती हैं। पुरुष तो बच्चों के इतना निकट होता ही नहीं है जो उनकी समस्याओं पर विचार करे। वो विचार करता है कि हमारी सत्ता कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि कितने सारे सवाल हैं इस बंटी को लेकर के लेखिका के मन में, कि बंटी को जब ये ले आएंगे तो उसके साथ क्या होगा। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बंटी अपनी नई माँ के यहाँ आ गया है। आपका कोई सवाल है इस पैराग्राफ पर गर्ल्स? मैम, ठीक है, तो अगला पैराग्राफ पढ़ो। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाचौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहमकर पीछे हट जाती है। अनायासी मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक पैरा हो गया मैम। जी, अब इसमें आप बताओ कि इसमें लेखिका ने क्या बताया इस पैराग्राफ में। मैम इसमें उसे 6 महीने बाद की एक घटना याद आई कि उसमें एक बालिका थी जो उसकी नई माँ थी, उसकी सौतेली माँ। 6 महीने बाद की घटना नहीं, तुम इसको ध्यान से समझो। 6 महीने पहले की घटना, बंटी की घटना उनको याद आई इस बालिका को देख करके, जो 6 महीने पहले बातचीत हुई थी उस बांकुरे में पी के साथ। उन्हें वो याद आया। वो किसी परिवार में गई होंगी जहां उन्होंने देखा होगा कि उस पुरुष की दूसरी शादी है और वो नई पत्नी है, और उसकी बेटी को, जो पहली पत्नी की भी बेटी होगी, वहीं पर सारे बच्चे खेल रहे थे, धमाचौकड़ी मचा रहे थे, सोफे पर चढ़ चढ़ करके कूद रहे थे। लेकिन जब उस लड़की का नंबर आया कि वो चढ़कर कूद सकती है, उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो नई माँ थी, कि कहीं वो देख तो नहीं रही है, पर वो नहीं देख रही थी। फिर भी उसने पैर उठाया और रुक गई। क्यों? आखिर हो सकता है कि उसको कई बार डांटा गया हो कि ये सोफा क्यों गंदा किया, इस पे क्यों चढ़कर कूदे, इसको ऐसे क्यों कर दिया।
पहले नहीं डांटा गया हो, मान लो पापा के सामने किया हो तब नहीं डांटा गया हो, बाद में जब पापा चले गए हो तब उसको डांट पड़ी हो, इसीलिए उसे ऐसा लगा कि अगर वो कूदेगी, वो चढ़ेगी तो डांट सिर्फ उसी को पड़ेगी, ये बच्चों को नहीं पड़ेगी। इसीलिए पैर उठाकर भी वो फिर सहम कर हट गई। तो ये सब लेखिका ने देखा और एक बार फिर से 6 महीने पहले की घटना, जो कि बंटी की बात उन्होंने सुनी थी कि बंटी को लेके आना है, वो फिर याद आ गई और फिर नए सिरे से उनके जहन में, उनके हृदय में बेचैनी होने लगी, व्याकुलता उठने लगी कि जो बंटी है अगर वो नई माँ के पास आएगा तो किस तरह से उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो बच्ची है वो भी एक बंटी ही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दूसरे के साये में इसी तरह महसूस करते हैं। अब ये हो सकता है अपने क्या पेरेंट्स नहीं डांटते हैं जब कई बार बहुत कुछ चीजें तोड़ फोड़ कर दी जाती हैं, गंदी कर दी जाती है, खराब कर दी जाती हैं, क्योंकि साफ सफाई करनी पड़ती है तो माएँ अक्सर डांटती हैं, यहाँ जूते पहन के मत जाओ, ये मत करो, वो मत छुओ, काफी चीजों के लिए डांट पड़ती है, मार पड़ती है। लेकिन जब इन बच्चों को पड़ती है तो इनको लगता है कि अपनी माँ होती तो नहीं करती। एक तो बात यह है, दूसरा ऐसा हो भी जाता है कि अपना बच्चा जब करता है तो अब अलग बात होती है। अब देखिए अपना माँ बाप मारता है, मार के फिर बाद में कहता है अच्छा चल खाना खा ले, अच्छा चल सॉरी आगे से नहीं करना ना ये गलती, तो व्यक्ति भूल जाता है उस चीज को। लेकिन जब दूसरा तुम्हें डांटता मारता है तो जल्दी से मनाता नहीं है, वो घर कर जाता है घाव। तो अपने पराये में अंतर तो सबके लिए होता है, बड़ों में भी रहता है। अपने माँ बाप अपने की तरह देखे जाते हैं, अपना बच्चा अपनी तरह होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौतेली माँ ही ऐसा करती। मैं तो बार बार कहती रही हूँ कि सौतेली दादियां भी देखी जानी चाहिए, सौतेले दादा भी देखे जाने चाहिए, सौतेले बाप भी देखे जाने चाहिए। सौतेलापन तो सौतेला ही होता है, नहीं तो सगों की जरूरत ही क्यों हो। तो यहाँ पर जो वो बच्ची का सहमापन देखा कि इतने सारे बच्चों में एक बच्ची है जिसका वो अपना घर है और वो सहमी हुई है, तो इसी से उनको फिर वो 6 महीने पहले का बंटी याद आया। चाहो तो दोबारा पढ़ के चेक करो, क्योंकि चीज अगर तुम्हें शुरुआत से सही से समझ नहीं आई तो आगे तक प्रॉब्लम चलती जाएगी। देखना है दोबारा या क्लियर है? अरे गर्ल्स, मैम क्लियर है। हाँ तो फिर कुछ तो बोला करो ना, इतना ये सन्नाटा सन्नाटा क्यों किए रहते हो? मैं तो बोलती हूँ कि माइक ऑन रखा करो। अगर तुम म्यूट अनम्यूट के लिए बोलते हो कि हमने म्यूट कर लिया था और अनम्यूट करने में टाइम लगा, तो अनम्यूट मत करो ना। क्लियर है तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। एक और चित्र सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेट, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद ये दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन उस वातावरण के दम घोटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। एक पैरा हो गया मैम। हाँ, इसमें क्या समझ आया? ये तीसरे बच्चे का उन्होंने जिक्र किया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बंटी है वो सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो अनेक बच्चे जो माँ या पिता के प्रेम से वंचित हैं, देखरेख से वंचित हैं, वो सब बंटी हैं। यहाँ पर अब वो एक ऐसे परिवार का दृश्य बता रही हैं जहां पर वो गई थी और उस घर का पति वहां नहीं है, अवश्य ही उसने उसे छोड़ दिया है। तो जो बच्चा है वो माँ के घर आने पर लगातार मुक्के मार रहा है, आप कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी? क्योंकि बच्चा घर में अकेला होगा, माँ कहीं तो गई होगी, चाहे किसी के भी साथ गई हो, किसी काम से गई हो, चाहे यूं ही
कुछ क्षण बिताने के लिए मिलने गई हो, जो भी हो, लेकिन बच्चे को एक तो अकेला रहना और दूसरा ये सहन करना कि जहां भी गई हैं, कहाँ चली गई हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रही हैं, उसको जो खीज उत्पन्न हुई है वो निकाल रहा है। जब बच्चे माता पिता दोनों का प्रेम पाते हैं और दोनों प्यार से बता के जाते हैं कि बेटे हम इस काम से जा रहे हैं, आप इतनी देर में ये पढ़ाई कर लेना, ये कर लेना, और हम आते हैं इतनी देर में, तब बच्चा उस चीज को कर लेता है। लेकिन जब बच्चा घर में अकेला छोड़ दिया जाए और उसे बताया ना जाए, चाहे वो अकेली माँ या पिता जो भी हो, जब ऐसा करते हैं तो बच्चा उपेक्षित महसूस करता है और या तो वो गुमसुम हो जाता है या क्रोधित आक्रोशित हो जाता है। तो यहाँ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेखिका वहां पहुंच चुकी हैं। उन्हें देखने के बावजूद भी बच्चा कुछ देर तक उनको यूं ही मुक्के मारता रहा और पूछता रहा। माँ सहज होने की कोशिश करती रही क्योंकि वो जानती है कि ये जो बच्चे का क्रोध है, जो गुस्सा है, वो एक अभाव है, पर वो क्या करे, क्योंकि पुरुष तो इस समाज में यूं निर्द्वंद रहता है कि जब उसका मन हो स्त्री पर कोई लांछन लगा दे कि उसके अनुकूल नहीं वो चल रहती है और बस छोड़ दे घर को, पत्नी को छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे जितने कानून है तो कानून क्या कर लेगा, लो छोड़ना है तो छोड़ना है, लगा दो चाहे जितने इल्जाम, बस छोड़ने में तो किसी का जोर नहीं है, चाहे स्त्रियां छोड़ना चाहे पुरुष छोड़ना चाहे, कानूनी ढंग से छोड़ देंगे। तो स्त्रियां तो इसलिए जल्दी नहीं छोड़ना चाहती, अगर छोड़ देंगी तो वो बदचलन कहलाएंगी, उल्टा कहलाएंगी, दूसरा कोई पुरुष तो उन्हें आसानी से सम्मान देते हुए मिलेगा ही नहीं, लेकिन पुरुषों को कोई ना कोई स्त्री मिल ही जाएगी, जो यहाँ तक कि उन पुरुषों को भी मिल जाएगी जिन्होंने पहले स्त्रियों को ठुकराया है, क्योंकि वो कहेगा कि वो बड़ी बुरी थी, ऐसी थी, वैसी थी, मेरा ये ध्यान नहीं रखती थी, मुझे यहाँ अपमानित करती थी, मैं तो सुकून से रह ही नहीं पाता था। और औरतें होती हैं इमोशनल, उन्हें लगेगा अरे राम राम, इतने अच्छे हीरा पुरुष की कदर नहीं करी उसने, मैं करूंगी, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, लो हो गया काम। बाद में उसको पता चलेगा जो पता चलना होगा। और तो यहाँ पर ये तीसरा बच्चा है जिसे लेखिका देख रही है और बार बार उनके अंदर जो बंटी इस समाज में है, उन बंटियों की पीड़ा उनके दिल में घर करती जा रही है। तभी तो उन्होंने ये उपन्यास लिखा। और आप देखोगे कि एक एक वाक्य में उनकी इतनी इतनी पीड़ा एक एक शब्द में होती है। अगर आप इस उपन्यास को कविता की तरह व्याख्या करना चाहें ना तो 2-3 साल पढ़ना पड़े, क्योंकि एक एक शब्द में उनके बहुत कुछ छुपा होता है। इसीलिए मैंने ये पूरे 2 लेक्चर के वाले पीरियड में इसको रखा है कि तुम ध्यान से इसको पढ़ो, यहाँ पर मतलब समझो और पढ़ के भी आओ और हर शब्द और पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो ये क्लियर है? यस मैम। बाकी देखिए, जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार नई चीजें तो निकल के नए सवाल आते ही रहेंगे, है ना? तो इसीलिए जरूरत होगी कि इसे पढ़ते जाएं। और भी है आगे कि जनपत्री वाला कि इतना ही? यस मैम, आगे भी है। हाँ ठीक है, तो पढ़। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह ये कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती है तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलता और उच्छ्वसित ही किया था, लेकिन जब सब मिलकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज के दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या का रूप से जिसका कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समांतर
जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्विग्नता और विरोध करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरद चंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। अब ये इतना महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, हालांकि पूरी जनपत्री ही पूरे उपन्यास की उस पर है, इस समस्या पर, लेकिन इस पैराग्राफ का थोड़ा एक एक लाइन पढ़ो। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। अब घर लौटकर उन्होंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है, क्योंकि बंटी, जो यही बंटी बचपन से जब किशोर अवस्था की तरफ जाएगा, किशोर से युवा अवस्था की तरफ जाएगा, वो सब कुछ उनके दिमाग में घूम रहा है। उन्हें ये भी दिखाई देने लगा कि बंटी कोई एक घर में नहीं है, अनेक घरों में है। परिस्थितियां किसी की कुछ भी हों, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां बताई जाएंगी, अलग अलग कारण होंगे, लेकिन बंटी लगभग हर घर में है, वो सॉरी अनेक घरों में है। और ये बंटी वो बच्चे हैं जो गैर जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर माँ नहीं है और पिता की जिम्मेदारी पर है, तो पिता को भी लगता है कि क्या है, ये बंटी है, मतलब ये बच्चा नहीं होता ना, तो वो अपनी मन मर्जी का इस तरह का जीवन जी सकते थे। एक तरह से माओ की जिंदगी का भी बंधन है, जब बच्चे बाप छोड़ दे घर, या और कोई कारण कारण कुछ भी हो, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन जब बाप नहीं होता तो माँ के लिए एक मजबूरी ढोना ही होता है वो बच्चा। फिर उसमें अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कोई इधर उधर हो जाती है, कहीं जाती है, किसी को बुलाती है घर में, कुछ भी हो, चाहे वो जाए चाहे वो किसी को बुलाए, तो उतने में ही उन बच्चों को वो उनका वो जीवन खटकता है। और अगर ना भी खटके तो भी बच्चे को कोई ना कोई अभाव घेर लेता है, और माँ अपना जीवन अपने ढंग से नहीं जी पाती। तो ये गैर जरूरी होते हैं, और एक तरह से उनको ढोया जाता है समाज में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जो बच्चे जन्म देने के लिए तैयार होते हैं, वो खुद पहले क्यों नहीं इस सब कुछ पर विचार करते कि जिन बच्चों को वो जन्म देने वाले हैं, कम से कम 18-20 साल अपने भारतीय समाज के अनुसार, वैसे विदेशियों में हो तो वो तो ज्यादा से ज्यादा 12-14 साल कहेंगे, लेकिन जब यहाँ का समाज अलग ढंग का है, यहाँ पर तो 40 साल का लड़का हो जाए तब भी माँ बाप कहते हैं कि मुझसे ही पूछ कर काम करो। अरे नहीं तो तू तो गलत ही कर रहा, अगर पूछा वरन नहीं, हो हर टाइम उंगली पकड़ के चलाना चाहते हैं। तो अगर हर टाइम उंगली पकड़ के नहीं भी चलाएं और उसको स्वतंत्रता दें, सब कुछ दें, तो भी यहाँ पर 18-20 साल, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को मैच्योर होने के वो संस्कार, वो शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षाओं में भी वही कहानियां रहती हैं कि हर टाइम माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप कभी बुरा नहीं करते, माँ बाप जो कहते हैं सब अच्छा ही कहते हैं, सब चीजों में जैसे माँ बाप भगवान हो। तो बच्चा तो अपने आप मैच्योर हो ही नहीं पाता। तुम ही लोग सब 18-20-22 सब अलग अलग मतलब एज ईयर की होंगी, लेकिन आप लोग कोई काम बिना पूछे कर पाते हो? जो कर लोगे वही समझ लो कि गलत हो गया। अगर उन हाँ, अगर वो काम ऐसा है कि जिस काम को वो खुद चाहते हैं तुम किया करो, तो वो कर दो तो अच्छा है ना? तो इस तरह के वातावरण में 18-20 साल तो बच्चों को मैच्योर करने में, उनकी जिम्मेदारी समझाने में, उनकी शिक्षा दीक्षा का विकास करने के लिए चाहिए। और इससे पहले किसी को भी नहीं अधिकार है कि जिस बच्चे को तुम इस दुनिया में लाए हो उसे छोड़ करके अपनी अपनी जिंदगियों के लिए उसे तबाह करो। अब कहा जाएगा कि माएँ भी ऐसी होती हैं। अरे भाई, माएँ क्या, वो भी तो इंसान है, वो भी तो स्त्री है। उसी के सिर पर डाल करके हर पुरुष क्यों मतलब अपने आप को अलग कर लेता है? और इसमें जब पुरुष ऐसा करता है तो किस तरह से
बच्चा भी शिकार होता है और स्त्री भी शिकार होती है, दोनों ही शिकार होते हैं। अब कहा जाए स्त्रियां भी करती हैं, स्त्रियां मैंने पहले कहा अपवाद रूप में हो सकती हैं, जो घुटते घुटते इतना तंग आ गई हो जो ये स्टेप उठा लें कोई। नहीं तो स्त्रियां बेशक कितना भी घुटती रहती हैं लेकिन बच्चों के लिए कंप्रोमाइज करती हैं। लेकिन अगर स्त्रियां करती हैं तो तब भी बच्चों के जीवन बर्बाद होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होते हैं। तो ये जो बंटी हैं ये किस तरह से गैर जरूरी से हो जाते हैं अपने घर परिवार में, अपनों के ही बीच में। अगली लाइन। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज की अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। ये तो मैंने बता दिया। अगली लाइन। लेकिन एक बात मुझे इन सब बच्चों में समान लगी, और वह ये कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। ये भी बता दिया। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांझे में ही सामने आने लगती है, तो दया और भावुकता के स्थान पर धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। अब बात वो ये कह रही हैं कि देखिए एक बच्चे के साथ, किसी एक के साथ ऐसा हुआ हो तब तो दया करो, करुणा करो, लेकिन जब अनेक जिंदगियां ऐसी हैं समाज में तो फिर इस समस्या पर कुछ सोचने की, कुछ निर्णय लेने की, कोई ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे ये समस्याएं खत्म हो। ये नहीं कि सिर्फ दया करुणा ही दिखाते रहो, जो कि साहित्य में होता रहा। ऐसे बच्चों के लिए बस दया और करुणा ही रही लेखकों के पास। तो खाली दया और करुणा से समाज नहीं बदल रहा है, तभी तो अनेक जिंदगियां इस तरह की दिखाई दे रही हैं। इसलिए लेखिका यहाँ पर उनके वश में, तो वो लेखिका है तो लिखना ही वश में है, तो वो इस उपन्यास की रचना करती हैं। आगे। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने मुझे उस समय करुणा, विगलित और उच्छ्वसित ही किया था, लेकिन जब जब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कोई हल नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने भी जब इन बंटियों को देखा तो दया करुणा ही मेरे मन में आई, लेकिन जब सबको मिला के देखा, मतलब अनेक घरों में जब देखा, कारण भले कुछ भी अलग हों लेकिन बंटियों की एक जैसी परिस्थिति देखी अनेक जगहों पर, तो फिर मैं आतंकित हुई कि हे भगवान, ये समस्याएं क्यों मुंह बाती जा रही हैं, क्यों विकराल होती जा रही हैं, और इस पर क्यों नहीं कोई समाज, कानून कुछ ऐसा सोचता कि जिससे इन बच्चों के माता पिता बच्चों के बारे में सोचें और वो परिवार के नींव को आपसी प्रेम से सींचें, ना कि अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इधर से उधर अपने को भटकाएं और बच्चों का जीवन खराब करें। और ये जिम्मेदारी सिर्फ स्त्री की नहीं, पुरुष की भी होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी देखी कि इसमें स्त्री तो पिसती ही है, और अगर वो निर्णय लेती है तो फिर बच्चा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, या फिर वही अकेली पिसती रहे। पुरुष कहाँ है? वो क्यों स्वच्छंद घूमता है? क्यों बच्चों के जीवन बर्बाद कर रहा है? क्योंकि तुमने देखा ना, वो बंटी जो माँ को मुक्के मार रहा था, माँ ही उसके पास है, माँ को ही वो अपने जीवन को बलिदान कर रही है, माँ ही उसके लिए पिस रही है, और माँ से ही बच्चे को शिकायत है क्योंकि माँ के पास है। और बाप तो स्वच्छंद है, जहां भी है मौज से है, उसको क्या। तो ये सारी समस्याएं उनको आतंकित करने लगी और फिर जन्म लेने लगा ये उपन्यास उनकी कलम से। आगे। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समांतर जीते हुए दिखाई दिया। उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि बंटी कोई, जैसे तुमने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि जिसमें कहा जाता है कि वो जहाज की यात्रा पर निकले और किसी कारण से
इतना तूफान आया कि जहाज वहाज तो टूट गया और वो एक द्वीप था जिसमें वो चला गया और अकेला था। फिर वहां कैसे अकेले जीता रहा। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला कहीं खुद छूट गया है, वो खुद नहीं छूटा है, बल्कि वो जीवन यात्रा में जो आगे बढ़ रहा था, वो उसके अकेलापन के लिए कारण दूसरे हैं, दूसरे जिम्मेदार हैं, खास तौर से उसके माता पिता। और उसमें भी वो देखती हैं कि इसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति है खास तौर से वो पुरुष ही है, जिसको स्त्री का वो व्यवहार चाहिए जैसे सांचे में वो ढालना चाहता है। अगर वो उस सांचे में नहीं फिट होती तो वो स्त्री और बच्चों दोनों का जीवन बर्बाद कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसको अपने सांचे में फिट परिवार नहीं है उसका। तो वो द्वीप में अपनी यात्रा के कारण नहीं, बल्कि वो जिस यात्रा में आगे बढ़ रहा था उसके जिम्मेदार दूसरे हैं। आगे या तो सवाल किया इस करो या कंटिन्यू किया करो। इसके बाद ही स्थितियों का देखने का सारा धरातल बदल गया। भावनाओं के स्तर पर उद्विग्न और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। जब उन्होंने देखा कि उसको, वो कह रही है ना कि वो अपनी यात्रा के कारण नहीं बल्कि दूसरों के कारण वो द्वीपों में अकेला छूटता है ना। दूसरे जैसे उसके जहाज का को तोड़ करके, उसकी यात्रा के साधन को तोड़ करके और उसको अकेला छोड़ के जाते हैं, बल्कि वो खुद नहीं छूटता है। तो इसीलिए जब उन्होंने ये सब देखा तो फिर उनको ऐसा लगा कि अब इस पर कुछ तो करना चाहिए। और वो फिर उससे संबंधित जो ऐसे बच्चों का जीवन बिगाड़ते हैं उन स्रोतों की वो खोज करने लगी। और ऐसे फिर उन्हें अनेक स्रोत मिले होंगे, 3 तो उन्होंने अनायास देखे। फिर इसके बाद उन्होंने और अध्ययन किया और उन्हीं अध्ययनों के आधार पर उन्होंने ये उपन्यास लिखा। और जो एक बच्चे में जितनी तरह की संवेदनाएं हो सकती हैं वो सब उन्होंने उकेरने की कोशिश की। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इसी तरह के वो और उपन्यास लिख सकती थी, क्या पता उन्होंने लिखे भी हों, क्योंकि बंटी एक लड़का है और लड़के की दृष्टि से जितना कुछ हो सकता था उन्होंने लिखा है। लेकिन यही अगर नायिका कोई बंटी लड़की होती, नाम कुछ भी होता, तो उसकी परिस्थितियां इससे भी भिन्न और अलग हो सकती थी। तो इसमें तो अनेक उपन्यास लिखे जा सकते हैं, पर मनु भंडारी ने पहला प्रयत्न बहुत ही सार्थक और सशक्त प्रयत्न किया है, जो बहुत ही कमाल का है और उन्हें अमर करता है। साधारण कृति नहीं है। और भी है आगे ये यस मैम। अच्छा, संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरद चंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। हाँ वही शरद चंद्र भावुकता, वही बात है कि बड़ा दया करना, बड़ा थोड़ी बहुत कुछ सहयोग करना, बच्चे को खिलौने देना, कुछ करना, तो वो शरद चंद्र एक ठंडक तो दे सकता है, लेकिन उसका धरातल तो नहीं बदल सकता, उसका जीवन नहीं बदल सकता। उसको हर टाइम का जो अपना आत्मविश्वास है, जिसमें बच्चा हर रोज स्कूल में नई चीजें सीखता है, नए विकास करता है, आगे बढ़ता है और नई नई चीजें के बारे में पढ़ाई लिखाई, कलाकृतियां और तरह तरह की बातें सीखता, सोचता और सवाल करता है। उसकी जगह उसके फिर अपने परिवार की कुंठाएं ही उसका सवाल बन जाती हैं, उन्हीं को सोचता रहता है, तो उसका धरातल नहीं बदलता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शगुन है। दूसरे शब्दों में वह संदर्भ अजय और शगुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी शगुन है कि परिणति के शकुन है?
नाम। शगुन अच्छा। उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यह मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शगुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शगुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शगुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरमाई मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शगुन चक्की पीस पीस कर बेटे को जन्म बनाने में अपने आप को सुहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शगुन को उसका उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई। वह शगुन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती है। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शगुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो, या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो। उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो, या कभी एकाकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सभी कुछ हो नि, निहा, मुझे तो सभी कुछ हो निहात तत्सत होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती है। शगुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। लेखिका मैम यही पैरा हो गया। हाँ, लेखिका यही बताना चाह रही है कि जो लोक कथाएं हैं जो बचपन में बच्चों को सुनाई जाती हैं, और खास तौर से वो उन दो कहानियों की बात कर रही हैं जो बंटी को सुनाती थी फूफी। तो जो ये लोक कथाएं हैं जो बच्चों के जिस तरह से बच्चों का जो विकास होता है वो लगभग वैसी ही हैं जो आपका बंटी जैसे बच्चों की कथाएं हैं, जिसमें देखा गया कि या तो बच्चे माँ से बहुत हमदर्दी कर जाते हैं, या फिर उन बच्चों को अगर माँ की पास नहीं रहने को मिलता और पिता दूसरी पत्नियों के उसमें बच्चों को पालते हैं, तो किस तरह से दूसरी पत्नी उन बच्चों को हाशिए पर रख देती है। बल्कि उसमें तो ये दिखाया गया कि बच्चों का जीवन ही अस्तित्व नहीं रहता, जैसे सोनल रानी की कहानी, जिसमें कोई वो कहानी क्या थी आगे तुम्हें उपन्यास में ही पढ़ने को मिलेगी, और जब वो पढ़ने को मिलेगी तो उसकी व्याख्या तुम्हें उस समय ज्यादा समझ में आएगी अच्छे से, इसलिए मैं अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन बच्चों को बचपन से ही ऐसी लोक कथाएं सुनने को जो मिलती हैं, वो ऐसी लोक कथाएं क्यों आती हैं, उनमें कोई ये नहीं समझ पाता कि ये खुद समाज की एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वो कथाएं सिर्फ यूं ही नहीं है तो वो समस्याएं खत्म की जाएं, बल्कि उन समस्याओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे बच्चे सिर्फ सौतेली माँ से ईर्ष्या करना सीख पाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। जबकि होना ये चाहिए था कि सौतेली माँ से तो हमदर्दी होनी चाहिए, वो जितना भी कर देती है। सवाल तो अपने पिता से भी होना चाहिए कि वो करता क्यों है इस तरह की पहली पत्नियों को ऐसे समझ करके कि जैसे कोई सामान है, अब नहीं मन है इसलिए चेंज कर लो, करते हैं। हालांकि सवाल होते हैं, पुरुषों से होते हैं, लेकिन उनका कोई बहिष्कार नहीं होता। बहिष्कार नहीं होता तो वो अपनी मर्जी करते ही रहते हैं। अच्छा, बहिष्कार भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो सबसे बड़ी बात यह है कि औरत पर इतने अंकुश हैं कि उन अंकुशों में
उस ढांचे में फिट होना जरूरी है। ये नहीं है कि उसका भी अपना जीवन है, कुछ चीजें उसके अनुकूल पुरुष को भी ढालना है, पुरुष को भी त्याग करना है, नहीं। वहां पर पुरुष के साथ हमदर्दी होती है। और कुछ औरतें तो बिल्कुल उसी तरह के सांचे में इतना ज्यादा ढल गई होती हैं कि वो खुद औरतों पर ही शासन करती हैं, औरतों की ही कमी बताती हैं। खास तौर से तुम देखोगे ना कि बड़ी बूढ़ियां स्त्रियों की इतनी बुराई करती हैं कि जितनी पुरुष क्या करेंगे। तो इस तरह का जो ये समाज है, इसमें किस तरह की लोक कथाएं सुनाई जाती हैं बच्चों को, और किस तरह के बच्चों के जीवन बड़ी सहजता से वो बंटी बनाए चले जा रहे हैं, और किसी को इसकी खबर ही नहीं है। बंटियों का जीवन वो किस तरह से आगे बढ़ता रहता है और समाज का इस पर ध्यान ही नहीं जाता। बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये समस्या हजारों हजारों साल से यूं ही चल रही है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें महाभारत का सीरियल तुमने देखा होगा, अब इसमें जो सबसे सशक्त चरित्र है भीष्म पिता, तुम देखोगे कि मुझे कोई भी उनकी कितनी भी उनके त्याग की तारीफ करता है, उनकी वीरता की तारीफ करता है, सब कुछ की तारीफ करता है, लेकिन मुझे उसमें कहीं ना कहीं बंटीपना नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज की धुन सवार हो गई वही बस करते हैं। उनको लगा कि पिता दुखी, उनको जैसे माँ ने पाला था तो उन्होंने हमेशा सिखाया होगा कि पिता के पास जब उनको दिया जाएगा, जब पिता के पास पहुंचाया जाएगा, तो फिर इसके बाद उन्हें पिता के सुख दुख का इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना है कि कभी दुखी ना हो। तो उसमें वो आगे के लिए कुछ नहीं सोच पाते हैं, और उस प्रतिज्ञा के लिए पूरा करने के लिए कि जो भी सत्यवती से शादी करेगा तो उनका ही बेटा राजा होगा, उसके लिए वो तैयार ही नहीं हो जाते, बल्कि आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर लेते हैं। और फिर वो प्रण कभी नहीं तोड़ते। फिर वो चाहे इसी तरह से उन्होंने एक प्रण किया कि वो हमेशा सिंहासन की, हस्तिनापुर की रक्षा करते रहेंगे, चाहे उसमें कोई भी राजा बैठा हो। तो फिर चाहे वो जैसा राजा बैठे, वो हर समय उसकी ही प्रशंसा में रहते हैं, हर समय उसकी, कम से कम उसकी रक्षा में ही रहते हैं। सत्यवती का निर्णय उस समय गलत लगता है उनको, जब वो कहता है विदुर की नहीं, ये राज्य के योग नहीं है धृतराष्ट्र, क्योंकि ये नेत्रहीन है। तो उस चीज को भी वो बोलते नहीं है, क्योंकि कभी ये ना लग जाए कि मैंने अपनी सौतेली माँ का आदर नहीं करता हूँ। ऐसी कई चीजें हैं कि वो बुरी से बुरी चीजों को सहन कर जाते हैं। द्रौपदी की चीर हरण को भी वो देख पाते हैं। तो ये बंटीपना ही है कि व्यक्ति सही गलत का निर्णय ना करके एक किसी चीज पर कि मैंने ये कहा था, मेरी ये जवान है। क्योंकि जब व्यक्ति में कोई कमी होती है तो वो अपनी कमी को ढकने के लिए बड़े से बड़ा खतरा, बड़े से बड़ा जोखिम, बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय करें, उसका ध्यान रखें। वो सही गलत के निर्णय आत्मनिर्भरता से नहीं कर पाता है। तो ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी, और इस चीज को इस तरह से आज तक किसी लेखक ने नहीं देखा है। तुम्हें इसकी चर्चा कहीं नहीं देखने को मिलेगी। बल्कि ये हो सकता है कि कभी तुम मेरे इन विचारों को रखो तो पता नहीं कितने लोग तुम्हारी आलोचना करने लग जाएं, क्योंकि उन्होंने ऐसे सोचा ही नहीं है। हाँ, कोई जीवन का पारखी होगा इन चीजों को, इस तो जरूर तुम्हारी तारीफ भी कर सकता है कि अरे वाह, तुमने नए ढंग से सोचा है। इसी तरह से जो रामायण है उसमें कोई नहीं इस बात का पर विचार करता कि जो लवकुश हैं, जो आज तक इतनी खुशी खुशी शूरवीर बन रहे थे, बलवान बन रहे थे, इतने बलवान बने थे, इतने शूरवीर थे कि अपने पिता और चाचाओं को हरा दिया था, वही जब पता चला कि ये वही पिता हैं जिन्होंने हमारी माँ को निकाल दिया था, और फिर सीता धरती में समा गई, चाहे समझ लो आत्महत्या कर लिया, जो भी समझो। फिर उन बच्चों का क्या हुआ, कहाँ गया उनका नाम, इसके आगे तो कहीं कुछ पता ही नहीं चलता उनके जीवन को। तो कहाँ गुम हो गए वो बच्चे? क्या उनकी प्रतिभा, उनका उत्साह सब कुछ खत्म नहीं हो गया होगा? कहने को तो कह दिया कि राम ने सबको बांट करके अलग अलग राज्य दे दिए थे, और वो यहाँ के राजा हुए, वहां के राजा हुए, लेकिन फिर उनका नाम कहाँ चला गया?
क्यों गुम हो गए वो बच्चे जो अपने पिता से भी बढ़कर थे हर प्रतिभा में। तो यहाँ पर बड़े आराम से कभी धर्म का सहारा लेके तो कभी स्त्री के चरित्र का सहारा लेके पुरुष वर्ग ये अपॉर्चुनिटी लेता रहा है कि जो कुछ उसके सांचे में फिट होता है सिर्फ वही होगा उसके लिए, चाहे स्त्रियों का जीवन बर्बाद होता रहे चाहे बच्चों का। तो इस पर आपको अच्छे से चिंतन करना है। और भी है आगे? यस मैम। अभी और है? कितने यस पैराग्राफ मैम, है? तो 2 पैरा हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पढ़ो। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी और न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदनाओं की समीक्षा में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना ये जरूरी होता है कि लेखीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वह अजय और सगुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी की ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। सगुन और अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। सगुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए प्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। पैरा हो गया मैम। हाँ, पर ये तो सब कुछ पहले की ही वही सब व्याख्याएं जितनी मैं कर रही हूँ उन्हीं सब पर आधारित है, कुछ अलग नहीं है। और कुछ अलग अगर है भी तो तुम भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बाद में भी इसे पढ़िएगा और फिर अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझसे बताइएगा और पैराग्राफ जो है वो से भी कंटिन्यू कर दो। बहरहाल बंटी की ये यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले जड़हीन फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए ये यात्रा भावुकता करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठकों को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है तो मैं समझती हूँ कि ये पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। अब हो गया मैम। इसमें उन्होंने बहुत गंभीर बात कही कि अगर मैं जो ये उपन्यास लिख रही हूँ आपका बंटी और मैं जो ये लिख करके समर्पित कर रही हूँ, अगर ये पाठकों को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है तो फिर मेरा कुछ भी परिश्रम और मेरी कोई संवेदना सार्थक नहीं हुई, क्योंकि वो ये नहीं चाहती हैं कि इसे पढ़ करके लोग दुख करें बंटी पर और बस। वो ये चाहती हैं कि समाज में ऐसी व्यवस्था हो जिसमें ये बंटी जैसे बच्चे ही ना हो। हर बच्चे का अधिकार है कि माँ बाप का पूर्ण प्रेम मिले और माँ बाप का पूर्ण प्रेम वो आपस में करते हुए देखें भी और फिर विकसित हो, तब जाके वो बच्चे भी प्रेम करना सीख पाएंगे। आप समझते हो, माँ बाप दोनों ही बच्चों से प्रेम करते हो लेकिन दोनों आपस में लड़ते हो, दोनों में आपस में प्रेम ना हो तो बच्चा प्रेम करना सीख ही नहीं सकता। तो उनका कहना है कि सिर्फ अश्रु विगलित करने के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं इस समस्या को समाप्त करने के लिए लिख रही हूँ कि समाज का ध्यान जाए कि ये समस्याएं क्यों अनेक घरों में पनपी हुई हैं, इनका क्या समाधान है जिसमें बच्चों का बचपन और बच्चों का किशोरपन एक अच्छे सुनहरे भविष्य के विकास में लगाने लायक जीवन मिले। तो फिर युवावस्था तो वो अच्छे जीवन का निर्णय खुद कर लेंगे, लेकिन बचपन और किशोर अवस्था जो मनोविकास के समय की अवस्था है उसमें उनको विकास के अवसर, प्रेम का प्रतिदान और उनके सपनों का घर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी एक बार फिर से एक बार फिर से बाद में तुम लोग
कल आज रात में जब तुम्हें समय मिले एक बार फिर से शांत मन से पढ़ना। कोई सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में बताना। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि ये उपन्यास का प्राण है। इस पर अच्छे से आपको समझ अपनी बनानी है, जितने भी सवालों करना है, और फिर अगली क्लास में हम इसकी आगे की कथा पर बात करेंगे। लेकिन इस तरह से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन नहीं। आप कहानी पढ़ के आना, अपने अपने सवाल अपने अपने पैराग्राफ से संबंधित मार्क करके आना। ठीक है गर्ल्स? जी मैम। हाँ, तो अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप सबकी। अभी इस जनपत्री को लेकर किसी के मन में कोई सवाल है तो बताओ। सबका तो यही लग रहा है कि ठंड के मारे बस सब चुपचाप कोई कथा सुन रहा JAWS है। Professional वाह। Meet dash teaching time dash camera microphone recording dash Google Chrome dash Reada left parent Rita अगर कोई Namdev सवाल right हो तो parent बताना, नहीं Meet तो dash आगे अपना Ops 26 point attendance register 1 2021 dash कहानी को कंटिन्यू करेंगे। 14 20 13 पर ये 20 ध्यान देना कि अगर तुम कुछ नहीं पूछते हो और अगर मैंने कोई सवाल पूछ लिया तो फिर तुम्हें उसका भी जवाब देना होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। और अब हर उपन्यास को अच्छे से पढ़ के आइए। रीडिंग करने की स्थिति वहीं पर रहेगी जहां जहां के पैराग्राफों से आपके सवाल बनेंगे। पूरी कहानी नहीं रीड की जा सकती, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि कहानी क्लास में रीड करने की चीज नहीं है, कथा आपके पढ़ने के लिए है। क्लास में तो हमें संवेदनाओं और समस्याओं पर ही वो करना है, चर्चा करना है, विचार विमर्श करना है, उसकी संवेदना और समस्याओं पर विचार 12 13 20,301 blank लड़कियां T5 उपस्थित हैं, जरा अपने अपने रोल नंबर बोल दें सबके। क्या रीना है, रीना का रोल नंबर 26 है, तमन्ना का 83 है, और कौन है? मैम 5 नंबर जूली। जूली। जूली का क्या 5? यस मैम। 5। यस मैम। ठीक है। और A attendance register मैम 20,300 एक जना बोलो, कोई दो बोल रहे थे। मैम तनीषा 25 रोल नंबर। अच्छा, तनीषा का 25 है, शालिनी का 60 है, और मैम छाया छाया का क्या है? 87। अच्छा ठीक है। और चलो अब मैं लगाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, फिर जिसका रह गया होगा तो बता देना। 20,302 blank A 20,305 blank T1 attendance register 1 20,307 A 20,312 A 20,315 A 20,318 blank A 20,323 blank A 20,325 blank T1 20,326 1 attend बस मैंने रोल नंबर 5 की अटेंड लगा दी, 25 छाया की लगा दी, 26 रीना की लगा दी, और 26 से पहले तो कोई नहीं है ना? कोई छूट रहा हो तो बता देना। 12 रोल नंबर नीचा। 12। यस मैम। ओके, लगा रही हूँ। roll note here 20,318 A 20,307 20,312 A T1 attendance register 1 2021-22 underline dot XLS left bracket compatibility mode तो 25 किसका था? किसी का था तो सही। मैम तनीषा 25। सॉरी। मैम तनीषा का है 25 रोल नंबर। हाँ ठीक है, तो चलो जिसका भी है वो 25 लग गया है। तनीषा का इसका मतलब लग गया। वो छाया मैंने नाम गलत बोल दिया, बाकी रोल नंबर तो कुछ। तो देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, रोल नंबर 5, रोल नंबर 12, रोल नंबर 25, रोल नंबर 26, ये अभी मैंने अटेंडेंस लगाई है। और इनके बीच में 26 से पहले कोई छूट रहा है तो बताइए, कोई नहीं बोला हो तो। हो गया ना? तो इसका मतलब अब सीधे मुझे पहुंचना है रोल नंबर 60 पे, शालिनी के। 60 रोल नंबर से पहले कोई है? कोई नहीं, ठीक है। 20,326 1 T14 20,300 A attend
20,328. 8. Copied selection 20,300. Select 20,363 T20 unselect 20,362 T23 unselect 20,360 T22 pasted from clipboard. Edge of current data 20,360. Blank 1. Attendance register रोल 1. नंबर 60 मैंने लगा दिया शालिनी का, और इसके बाद अब रोल नंबर 83 तमन्ना के रोल नंबर से पहले कोई और प्रेजेंट है क्या? नहीं है। 20,354. A T21. Copied select 20,360. 20,362. Blank T. Select 20,374. Select 20,382. T29. Pasted from clipboard. Select 20,382. 20,383. 1. 20,385. Blank T31. A. 20,386. Blank A. 20,387. Blank 1. Attendance. अभी मैंने 85 और 83 और 87 तमन्ना और छाया दोनों की अटेंडेंस लगा दी है। और अब इसके आगे कोई है? कोई और है? No, ma'am. कोई नहीं है। 20,389. A. 20,397. A. 20,399. A. Attendance. Roll no period. 20. Control shift down arrow. Select. Copied selection. 20,302. A. T6. 20,301. A. T5. Roll no period. 13. 20. 20,000. Control shift down arrow. Select T5. A. T36. A. 20,399. A. T36. Roll no period. 20,301. A. Control shift down arrow. Select T5. A. T36. Copied selection to clip. Blank U5. Pasted from clipboard. 20,302. A. U6. Edge of current data region. 20,399. A. Roll no period. 14. 22-01-2022. U4. 20,399. Roll no period. Blank V4. Control S. तो ठीक है Meet guys, dash teaching time dash Google Chrome to move to an attendance register 1 2021 dash opt 26.1